वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज, क्रॉप के जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में। तो इसके बारे में इसका डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, हम इसके इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज हम किसको, या जेनेटिक रिसोर्सेज हम किसको बोलेंगे, तो बोलता है कि सम टोटल ऑफ जीन्स इन ए क्रॉप स्पीशीज, मतलब एक क्रॉप की प्रजाति में जितने भी तरह के जीन मौजूद हैं उन सबको मिला के जेनेटिक रिसोर्स या जर्म प्लाज्म बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम राइस को लें, राइस है ओराइजा सटाइवा, ये है जीनस और ये है स्पीशीज। तो इस सटाइवा में जितने भी तरह के जीन मौजूद हैं, जो भी लक्षण के जितने भी जीन मौजूद हैं, उसके जीन के जितने ऑल्टरनेट फॉर्म्स मौजूद हैं, जितने भी एलील मौजूद हैं, तो सारे एलील्स को मिला करके उसका जर्म प्लाज्म होगा। तो इस ओराइजा सटाइवा प्रजाति में जितने भी लक्षण मौजूद हैं, जितने भी जीन्स हैं, उसके जितने भी एलील्स हैं, सबको मिला के ओराइजा सटाइवा का जर्म प्लाज्म होगा या ओराइजा सटाइवा का जेनेटिक रिसोर्स होगा। तो किसी भी प्रजाति का जब हम जेनेटिक रिसोर्स की बात करते हैं, ये नॉट ओनली क्रॉप स्पीशीज़ में, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, ह्यूमन जो जाति है, मनुष्य जाति, उसमें जितने तरह के जीन मौजूद हैं सबको मिला के ह्यूमन का जर्म प्लाज्म होगा या जेनेटिक रिसोर्स होगा। तो नॉर्मली हम जर्म प्लाज्म या जेनेटिक रिसोर्स टर्म को यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि सम टोटल ऑफ जीन, यानी कि जितने भी जीन्स हैं उन सबको कुल मिला करके एक क्रॉप स्पीशीज में जितने भी हैं सबको मिला करके उसका जेनेटिक रिसोर्स या जर्म प्लाज्म कहा जाता है। तो जर्म प्लाज्म को डिफाइन करना है तो बोलते हैं, अगर इसका परिभाषित करना है तो बोलते हैं कि सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, यानी हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जीन जो कि इनहेरिट होता है, यानी कि आनुवंशिक इकाई। तो सम टोटल ऑफ आनुवंशिक इकाई, टोटल आनुवंशिक इकाइयाँ मतलब टोटल जीन उसमें जितने हैं, इसलिए बोले दैट इज़ ऑल द एलील्स, सारे एलील ऑफ वेरियस जीन्स, उसमें जितने भी जीन मौजूद हैं उसके जितने भी एलील मौजूद हैं। अगर कोई जीन मौजूद है जिसका 10 एलील है तो 10 एलील आएगा उसमें, क्रॉस स्पीशीज एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स। इसकी जो जंगली प्रजाति है और वो जो फसल ग्रो हो रही है वो प्रजाति है, उसकी जंगली प्रजाति, वो सब मिला करके जितने भी जीन से एलील मौजूद हैं सबको हम उसका जर्म प्लाज्म बोलेंगे। तो इसके लिए और टर्म भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे जीन पूल, जेनेटिक स्टॉक या जर्म प्लाज्म या जेनेटिक रिसोर्सेज। ये सारे टर्म जो है एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, उस क्रॉप की जितनी भी टोटल उस क्रॉप स्पीशीज़ में जितने भी जीन्स मौजूद हैं, जितने भी एलील्स हैं, सबको मिला करके हम उसका जेनेटिक रिसोर्स बोलते हैं या जर्म प्लाज्म बोलेंगे या जीन पूल बोलेंगे या जेनेटिक स्टॉक वर्ड को यूज़ करते हैं। तो जर्म प्लाज्म या जीन पूल जो है बोलता है दिस इज़ द बेसिक मटेरियल विथ विच ए प्लांट ब्रीडर हैज़ टू इनिशिएट द ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो किसी भी स्पीशीज़ का, कोई भी स्पीशीज़ का अगर हम बात करते हैं, कोई भी प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो उसका जर्म प्लाज्म जो है वो बेसिक मटेरियल है जिस पर कि एक पादप प्रजनक जो है या ब्रीडर जो है जो कि काम करना शुरू करता है, उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करता है। क्योंकि सबसे पहले वो क्या करेगा, कितने तरह के लक्षण मौजूद हैं उसको देखेगा। तो कोई एक लक्षण में मान लीजिए इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है, वो रेजिस्टेंस हो सकता है या प्रोटीन कंटेंट हो सकता है या उसकी रंग हो सकता है। तो जिसमें वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है वो सबसे पहले उसके जर्म प्लाज्म में देखेगा कि वो लक्षण, उसके कितने प्रकार के एलील मौजूद है, कितने प्रकार का वेरिएशन मौजूद है। तो इसलिए इसको बेसिक मटेरियल माना जाता है, ये इसका आधार है जिसके ऊपर कोई भी ब्रीडर या प्रजनक जो है, पादप प्रजनक, वो अपना कार्यक्रम जो है शुरू करता है इसी से। क्योंकि जब तक वो वेरिएशन को स्टडी नहीं करेगा तब तक वो कैसे देखेगा कि वो इम्प्रूव करेगा नहीं करेगा। अगर ऑलरेडी है तो वहाँ से ही ले आना है, तो उसके आधार पर वो तय करता है। तो इसलिए जीन पूल या जो जेनेटिक स्टॉक या जर्म प्लाज्म हुआ, ये एंटायर जेनेटिक। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो जीन पूल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी।
एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी मतलब उसमें जितने भी वेरिएशंस हैं, किस में वेरिएशन, लक्षण के वेरिएशन है, मतलब जितने भी लक्षण के वेरिएशन है वो सबको मिला के उसका हम जीन पूल बोलेंगे। तो लक्षण का वेरिएशन किससे आ रहा है, तो जीन से आ रहा है, मतलब सारे जीन की ही बात कर रहा है। तो इसको कहने का एक दूसरा तरीका है कि एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी, या तो हम ऐसे बोलें कि एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब एंटायर जो अलग अलग किस्में हैं उसको मिला करके हम जीन पूल बोलेंगे। तो एंटायर अलग अलग किस्में जो है अलग अलग कैसे आएंगी, तो अलग अलग जीन से आएंगी, अलग अलग एलील से आएंगी। तो या तो अलग अलग एलील्स का समूह बोलें या उसका टोटल डाइवर्सिटी की बात करें, उसी को हम बोलते हैं उसका जीन पूल। ये एक ही चीज़ है, उसको घुमा के बोला गया है। तो इसमें जो जीन पूल होता है या जेनेटिक स्टॉक होता है या जर्म प्लाज्म होता है, इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला जो आता है लैंड रेसेस। लैंड रेसेस मतलब ये पुरानी वैरायटीज़ हैं जो पहले कभी जो नेचर में अपने आप ग्रो होती आई हैं। इसके बाद है आपका ऑब्सोलेट कल्टीवार्स। कल्टीवार्स मतलब कल्टीवेटेड वैरायटीज़ एक्चुअली है, मतलब जो वैरायटी अंडर कल्टीवेशन जिसका ग्रो किया जाता है, तो कल्टीवार्स। ऑब्सोलेट कल्टीवार्स मतलब पुरानी जो अब इस्तेमाल में नहीं है, कभी होती थी इस्तेमाल में। इसके बाद आपका आता है मॉडर्न कल्टीवार्स जो आज के समय में ग्रो हो रही हैं। इसके अलावा आपका आएगा ब्रीडिंग स्टॉक्स या लाइन्स। ब्रीडिंग स्टॉक या लाइन्स जो है वो ब्रीडर के द्वारा तैयार किया गया है। जो पादप प्रजनक कोई रिसर्च प्रोग्राम कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मक्के की विभिन्न अलग अलग प्रजातियों पे काम हो रहा है, कुछ नया मटेरियल वहाँ पे नया कोई प्लांट टाइप डेवलप हो रहा है, तो उसको हम ब्रीडिंग स्टॉक या ब्रीडिंग लाइन्स बोलते हैं। और वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे किसको बोलते हैं वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। तो ये मेनली 5 चीज़ें जो है वो जर्म प्लाज्म के अंदर आती है। तो जो इसमें कल्टीवेटेड और वाइल्ड स्पीशीज़ दोनों तरह के जो सारे रिलेटिव्स जो है वो सब इसके अंदर आते हैं। इनको जो कलेक्शन किया जाता है, कहाँ से इसका जब कलेक्शन बनाया जाता है इस तरह का डाइवर्सिटी का, मतलब अलग अलग जीन्स का कलेक्शन। जीन्स का कलेक्शन इंदा क्या, जीन्स कहाँ पर है, वो पौधे में मौजूद हैं। तो जीन्स का कलेक्शन बनाएंगे मतलब अलग अलग किस्म के पौधों को जिसमें वो विभिन्नताएं दिख रही हैं, वो पौधों का कलेक्शन करेंगे, उनका बीज इकट्ठा करेंगे। तो कलेक्शन किया जाता है या तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जहाँ पर बहुत सारे भिन्नताएँ मिल रही हैं, जीन बैंक से, जीन सेंचुरी से, फार्मर के खेत से या मार्केट से या सीड कंपनीज है, जहाँ भी अलग अलग किस्में मिलती है वहाँ सबसे इकट्ठा करेंगे। तो इसको जब इकट्ठा करते हैं तो जर्म प्लाज्म जो है वो इंडिजिनस भी हो सकता है, मतलब देश के अंदर का हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है। मतलब जो जीन्स का कलेक्शन है वो देश के अंदर का हो सकता है या बाहर से हो सकता है। तो जो हम सबसे पहला देखे थे लैंड रेसेस, ये नथिंग बट प्रिमिटिव कल्टीवार्स, मतलब जो किसी समय में ये इस्तेमाल में होती थी, पुराने ज़माने में कभी होती थी, और विच वर सिलेक्टेड एंड कल्टिवेटेड बाई फार्मर्स। मतलब नेचुरली जो वाइल्ड प्रजातियाँ, जंगली प्रजातियाँ उगती थी, उसमें से फार्मर ने कुछ छांटा होगा अपने हिसाब से, छांट के उसको लगाते होंगे, उसको लैंड रेसेस कहा जाता है। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनका जेनेटिक बेस यानी कि इसको एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। इसमें डाइवर्सिटी, भिन्नताएं बहुत सारी मिलती हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोई पादप प्रजनक के द्वारा तैयार की गई वैरायटी नहीं है। तो इसमें इतना सिलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसमें अलग अलग किस्म का मिश्रण टाइप का ये मिलेगा। पहले फार्मर कभी इसको लगाते थे। दूसरा ऑब्सोलेट कल्टीवार, जिसको कि सिस्टेमेटिक ब्रीडिंग के तहत तैयार किया गया है, मतलब एक पादप प्रजनक ने एक सिस्टम के तहत उस वैरायटी को तैयार किया था, उस किस्म का विकास किया था, लेकिन एक समय वो पॉपुलर था, किसी समय वो बहुत पॉपुलर था, लेकिन समय के साथ अब उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है और उन्नत किस्में आ गई है, तो अब वो चलन में नहीं है। ऐसा है, उसको ऑब्सोलेट कल्टीवार्स बोलते हैं। मॉडर्न कल्टीवार्स जिसको कि अभी फार्मर उगा रहे हैं या लोग जिसको उगा रहे हैं। एडवांस ब्रीडिंग लाइंस, जो कि ब्रीडिंग स्टॉक या ब्रीडिंग लाइंस जिसको कि प्लांट ब्रीडर जो है जो तैयार कर रहा है, सब मॉडर्न ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोई भी उसका प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत उसको तैयार कर रहा है, किया है, पर अभी वो एज ए वैरायटी, मतलब एक किस्म के तौर पे अभी लोगों के सामने वो प्रस्तुत नहीं किया गया है, पर वो एक अंडर प्रोसेस है, तो उसको ब्रीडिंग लाइंस हम बोलते हैं।
और वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, दो वर्ड हमने देखे थे। तो वाइल्ड फॉर्म्स वो होता है जो कि बोलते हैं कि क्रॉप प्लांट्स की, यानी कि फसल, आज की तारीख में जो फसल उग रही है, जिसको किसान उगा रहा है, जिसकी उत्पत्ति जिससे हुई है, मतलब जो किस्म से परिवर्तित होकर के आज के किस्म का विकास हुआ है, उसको उसका वाइल्ड फॉर्म्स बोला जाता है। तो एक वाइल्ड फॉर्म्स कोई एक पुरानी जंगली प्रजाति थी जिसमें मान लीजिए किसी तरह से उसमें परिवर्तन हो के आज की किस्म जो उगाई जा रही है उसका विकास हुआ है, डायरेक्टली जिससे लिंक मिलता है, उसको वाइल्ड फॉर्म बोला जाता है। और जो वाइल्ड रिलेटिव है ये नेचर में मिल रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री है। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज कॉमन है। तो मान लीजिए एक नेचर में एक टाइप का एक जंगली प्रजाति नेचर में मिल रही है, उससे कुछ परिवर्तन हो करके बी और सी टाइप बना, फिर इससे और डी टाइप बना, इससे और परिवर्तित हो करके ई टाइप बना, ये चेंज हो के कुछ उसमें चेंज हो के अल्टीमेटली ये बना है, और ये आज के तारीख में इस्तेमाल में है, ये आज की तारीख में किसान इसको उगा रहे हैं। तो ये इसकी उत्पत्ति या इसका उद्गम इससे हुआ है। तो ये जो है इसका वाइल्ड फॉर्म हुआ। तो ई का वाइल्ड फॉर्म जो है वो ये हुआ। और मान लीजिए इसमें भी और विकास हुआ, एफ और कुछ इसमें परिवर्तन हो गया, जी हो गया, इस तरह का हो गया। लेकिन ये जो है ये जंगल में ही मिलता है, वाइल्ड, ये भी एक जंगली प्रजाति ही है जिसका खेती में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसकी भी उत्पत्ति इसी से हुई है। तो ये जो है ये वाइल्ड रिलेटिव है। रिलेटिव है वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा है कि इनके पूर्वज जो है वो एक है, एक ही पूर्वज से इसका भी विकास हुआ है, इसका भी विकास हुआ है। ये जो है खेती में इस्तेमाल हो रहा है, ये जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है वो इसका वाइल्ड फॉर्म है, और इससे रिलेटेड है जो कि आज भी जंगली प्रजाति ही है जिसको खेती में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इसी से रिलेटेड है, मतलब पूर्वज एक है, उसको वाइल्ड रिलेटिव कहा जाता है। तो वाइल्ड फॉर्म जिससे विकास हुआ है इसका, और वाइल्ड रिलेटिव जो कि सेम पूर्वज से डेवलप हुआ है, पूर्वज एक है, उसको वाइल्ड रिलेटिव कहा जाता है। तो ये जो है इस तरह के जो भी चीज़ें हैं, वाइल्ड फॉर्म, वाइल्ड रिलेटिव, और आपका लैंड रेसेस, ऑब्सोलीट वैरायटीज़, ब्रीडिंग स्टॉक या मॉडर्न कल्टीवार्स, ऑब्सोलीट वैरायटीज़, ये सारा जो है जर्मप्लाज्म की किस्में हैं। एक दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण दिया जाता है। तो एक वर्गीकरण हमने देखा कि जो जर्मप्लाज्म या जीन पूल है या जो जेनेटिक स्टॉक है उसका एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण हमने देखा जिसमें आपका लैंड रेस आ रहा है, ऑब्सोलीट वैरायटीज़ आ रहा है, मॉडर्न कल्टीवार्स आ रहा है, ब्रीडिंग लाइन्स आ रहा है, वाइल्ड फॉर्म्स, वाइल्ड रिलेटिव्स, ये सब आ रहा है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है जो कि जीन पूल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको जीन पूल के आधार पर, पूल शब्द का मतलब है इकट्ठा किया हुआ, तो जीन पूल मतलब सारे जीन इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको जीन पूल कर रहे हैं। तो जीन पूल के आधार पर जो है उसमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जीन्स में कितनी समानता है, उसके आधार पर 3 क्लासिफिकेशन दिया गया है, प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शियरी जीन पूल। तो प्राइमरी जीन पूल में वो सब आते हैं जिनके जीन्स में काफ़ी समानताएं हैं, मतलब जो एलील्स एक में है वही लगभग दूसरे में है, और उनका ग्रोथ हैबिट वगैरह उनका सब कुछ लगभग सेम है। तो उसमें क्या होता है, जब हम ऐसे में क्रॉस बनाते हैं, जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है वो फर्टाइल होता है, मतलब वो पूरी तरह से ठीक हाइब्रिड होता है, उससे फर्दर और बीज उसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। उसको आगे जब उगाएंगे तो उसका बीज भी उगेगा, उसमें नया पेड़ बनेगा। तो हाइब्रिड जो है वो फर्टाइल होता है। जो सेकेंडरी जीन पूल है, इसमें क्या है, जीन में समानता तो है पर उतनी नहीं है आपस में। तो कुछ जीन्स अलग टाइप के हैं, कुछ अलग टाइप के हैं। तो इसमें जब हम क्रॉस बनाते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है वो पार्शियली फर्टाइल होता है, मतलब उसमें कुछ हाइब्रिड हो सकता है ऐसे बने जो कि फर्टाइल हो, जिसमें फर्टिलिटी हो, जो आगे अपना खुद आगे फिर से उसमें सीड सेटिंग हो सके, मतलब उसमें जो पॉलन ग्रेन एक जो बनेगा वो सब सही होगा, पर वो पार्शियल होगा, मतलब कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। तो ये सेकेंडरी जीन पूल, मतलब उसमें दूरी बढ़ गई है, जीन में समानता अब उतनी नहीं है। और टर्शियरी जीन पूल हम उसको बोलते हैं जिसमें 2 किस्मों में
कोई जीन में समानता इतनी नहीं है, विषमता इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब उनको हम क्रॉस बनाते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है उस हाइब्रिड में और फर्दर जब ग्रोथ नहीं हो सकता है, उसमें फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो बंद टाइप के हो जाएगा, उसमें फर्टिलिटी अब नहीं होगी। तो ये नॉर्मली ये होता है कि फर्टिलिटी होना या नहीं होना किसके ऊपर निर्भर करता है। मियोसिस सही होगा, मियोसिस में प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर वो सब होगा और सेपरेशन क्रोमोसोम्स का प्रॉपर होगा तो फर्टाइल सेल बनेगा। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो फर्टिलिटी नहीं आएगा, उसमें स्टेरिलिटी आने लगता है, बंधता आने लगती है। तो पेयरिंग प्रॉपर नहीं कब नहीं होगा और क्रॉसिंग ओवर कब प्रॉपर नहीं होगा, तब क्रोमोसोम्स जो है उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। मतलब वो क्रोमोसोम्स जो है प्रॉपर और होमोलोगस टाइप के नहीं है, उसमें भिन्नता इतनी हो गई है कि प्रॉपर उसमें मियोसिस में पेयरिंग होना, उसमें क्रॉसिंग ओवर होना, ये सब ठीक से अब नहीं होता है, तो उसमें स्टेरिलिटी आ जाती है, बंधता आने लगती है। तो ऐसा दो समूह जिसमें क्रॉस बनाने से जो हाइब्रिड बन रहा है वो स्टेराइल हो रहा है, वो मतलब दो टर्शियरी जीन पूल से आ रहे हैं। जिसमें थोड़ा बहुत फर्टिलिटी आ रहा है वो सेकेंडरी जीन पूल के हैं, और प्राइमरी जीन पूल मतलब इसमें वो सारे सदस्य हैं जिसमें जब आपस में हम क्रॉस करते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है वो फर्टाइल बनता है। जर्म प्लाज्म में जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो मेनली 5-6 एक्टिविटीज़ हैं इसमें की जाती है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के संबंधित 5-6 एक्टिविटीज़ की जाती है। एक तो है एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन। जब जर्म प्लाज्म हम इकट्ठा करते हैं तो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, हम सब जगह जाते हैं, जा के देखते हैं कि कहाँ किस प्रकार का कितने तरह का जर्म प्लाज्म मिल रहा है, अलग अलग वेरिएशंस कितने मिल रहे हैं, उनको हम देखते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो है उनको हम एक मान लीजिए हम ऐसा घूम के पूरे कंट्री में 2000 किस्में किसी फसल की 2000 अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग किस्मों को इकट्ठा करके लाए, उनका बीज इकट्ठा करके लाए, तो उनको तो तुरंत ही उगा के देखना संभव नहीं है, तो उसको कंजर्व करते हैं, उनको बचा के रखते हैं। कैसे बचा के रखेंगे, उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उनको उगा के देखते हैं, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन से गुण हैं, कौन से लक्षण हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से अच्छे लक्षण हैं डिज़ायरेबल टाइप, कौन से नहीं हैं, उनको हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उनका एक हिसाब, पूरा जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है। जब हम उसको उगा के देखते हैं कौन से लक्षण है, नहीं है, क्या उसकी कितने जीन्स है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये सब डिटेल्स उनका तैयार करके उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब उसको फिर उगा करके उनकी सीड की संख्या बढ़ा करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको दिया जाएगा, तो जैसे अलग अलग जगह पे जहाँ उससे संबंधित रिसर्च वगैरह हो रहा है वहाँ पर दिया जाएगा, ताकि वो रिसर्च मटेरियल के तौर पे उसको लेके फर्दर रिसर्च का कुछ काम कर सके, उसमें अगर कोई अच्छा लक्षण है तो, और उसको फिर यूटिलाइज़ किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जहाँ जहाँ रिसर्च सेंटर पे देंगे वहाँ लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके उसमें से अगर कोई लक्षण है अच्छा जिसको ट्रांसफ़र करना है थ्रू क्रॉसिंग, ये सब चीज़ें की जाती है। तो मेनली ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित है। एक्सप्लोर करना, कलेक्शन करना, कंजर्व करना, और ये एक एरिया स्पेसिफिक होता है जहाँ पे जो फसल, क्योंकि कंजर्व करना है मतलब उसको बनाए रखना है, तो नॉर्मली जो फसल के लिए जो एरिया जिस जगह का क्लाइमेट सूटेबल है नॉर्मली उसको वहाँ पे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ का एरिया राइस के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राइस के बहुत सारी प्रजातियों का इन्होंने संग्रह किया हुआ है, करके रखा है, उसको स्टोर करके रखा है। तो ये 5-6 प्रोसेसेस हैं जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज में एक्टिविटीज़ जो है की जाती हैं। जो 5-6 एक्टिविटीज़ की जाती है इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कंजर्वेशन, मतलब जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखना, उसको बचा के रखना। जर्म प्लाज्म मतलब जो वेरिएशन अलग अलग टाइप के जीन्स हम इकट्ठा करके लाए, जीन्स इकट्ठा करके कहाँ से लाए, मतलब सीड इकट्ठा करके लाए जिसमें अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। तो उनको बचाने का जो है जो प्रोसेस है उसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम जेनेटिक इरोजन, मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग एलील्स हैं पौधों में मौजूद हैं, उनको बचा के रखना किससे, जेनेटिक इरोजन से। जेनेटिक इरोजन मतलब क्या, जीन का लॉस हो जाना, मतलब वेरिएशन का लॉस हो जाना, उसको जेनेटिक इरोजन बोलते हैं। तो वो किस्म, अगर कोई किस्म विलुप्त हो गई तो उसमें जो जीन था वो सब खत्म हो गया, वो आ गया और मिलेगा नहीं, तो उसको जेनेटिक इरोजन बोलते हैं, मतलब जीन का विलुप्तीकरण हो जाना। तो इसको बचाने का 2 तरीका है, एक है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सिटू।
इन सिटू का मतलब ये है कि उसको नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पर वो है वहीं पर उसको लगे रहने देना और वहीं पर उसको बचा के रखना। तो इसलिए कंजर्वेशन मतलब उसका बचाव करना कहाँ पर, नेचुरल हैबिटेट में, नेचर में जहाँ वो मिलता है। तो उसको कैसे बचाएंगे, तो ह्यूमन इंटरफेयर से उसको दूर रखेंगे, इंसानी गतिविधियों से, इंसान के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से दूर रखेंगे। तो इंसान की कौन सी गतिविधि से नष्ट होगा, पेड़ों की कटाई। इंसान जो है जंगल साफ़ करता है अपने फ़ायदे के लिए, काटता रहता है, तो उसके साथ जो जीन्स है पेड़ के साथ में जीन्स लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जंगल ख़त्म होता है तो बहुत सारी छोटे छोटे ऐसे जो दिखते नहीं हैं बैक्टीरिया वगैरह ये सब भी नष्ट होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट होते हैं, और बड़े पेड़ तो नष्ट होते ही हैं। तो कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं जो नहीं मिल रही हैं, उसके पेड़ों की कटाई वगैरह से वो सब नष्ट होती हैं। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस से इंसान की गतिविधियों से दूर रखना, उसको बचा के रखना, कहाँ पर, जहाँ की नेचर में वो पाई जाती हैं। तो नेशनल पार्क्स जो हैं, खास करके नेशनल पार्क वगैरह जो आप देखते हैं, या बायोस्फीयर रिज़र्व, जीन सेंचुरी। तो जीन सेंचुरी कुछ नहीं है, बस एक किस्म के पौधों का या बहुत सारे फ्रूट्स का जो वेजिटेबली प्रोपोगेटेड होते हैं उनका एक समूह है। जैसे बॉटनिकल गार्डन है वो एक जीन सेंचुरी है। और बायोस्फीयर रिज़र्व आपका, जैसे अगर आपने कहीं देखा होगा तो कोई पर्टिकुलर एरिया या शहर के अंदर भी हो सकता है, कहीं पर पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिज़र्व करके उसको संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी किस्मों के पेड़ पौधे मिलते हैं। जैसा भिलाई में भी एक बायोस्फीयर रिज़र्व बनाया गया है अभी। तो ये नेचुरल पार्क्स, जीन सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिज़र्व, ये सब जहाँ मतलब कि उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको बचा के रखना। और जीन सेंचुरी को मतलब जीन का जो संग्रह है वो सबसे बेस्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि सेंटर ऑफ ओरिजिन में ऑलरेडी वहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी मौजूद है। तो उसी को बचा के रखेंगे तो वहाँ पर जितने जीन है वो संरक्षित रहेंगे, वहीं पर पौधे बचे रहेंगे तो संरक्षित रहेंगे। डाइवर्सिटी ऑलरेडी है, मतलब बहुत सारी किस्में ऑलरेडी वहाँ पे मिल रही है, तो उसी को बचा के रखेंगे तो वो जीन्स जो है वो बचे रहेंगे। और जर्म प्लाज्म कलेक्शन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये बोलता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, वेराइटीज़, वाइल्ड स्पीशीज़ ऑफ द क्रॉप, ऑल्सो कॉल्ड जीन बैंक। तो ये जो जीन बैंक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जो बोलता है ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, वेराइटीज़, वाइल्ड स्पीशीज़, मतलब किसी भी फसल की बहुत सारी जंगली प्रजातियाँ या उसकी जो वैरायटी जो कि ग्रो हो रही हैं, उन सब को कलेक्शन करके जो कलेक्शन तैयार होता है, कलेक्ट करके उसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। तो या जीन बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक मेथड हुआ आपका इन सिटू। जो अगला मेथड है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। तो जहाँ पे वो एक्चुअली ग्रो हो रहा है उससे दूर नेचुरल हैबिटेट से दूर कहीं उसको संरक्षित करना। तो ये 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सीड जीन बैंक, जहाँ की जर्म प्लाज्म को सीड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो सीड जीन बैंक में दो तरह के सीड्स जो है दो तरह के आते हैं, एक है ऑर्थोडॉक्स सीड, दूसरा है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। तो ऑर्थोडॉक्स सीड वैसे सीड हैं जिनको जब हम उनका सुखाते हैं उनको स्टोर करने के लिए, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अगर 5% तक भी आ जाए तो भी उसकी वायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो बचा रह सकता है और उसको लो टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं बिना उसके वायबिलिटी के लॉस की। उसकी वायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो 90% जो क्रॉप स्पीशीज़ हैं उनमें इस तरह के सीड्स बनते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, जिसमें कि हम मॉइस्चर भी कम कर दिए और लो टेम्परेचर पर रख दिए तो काफ़ी दिन तक वो सुरक्षित रहेगा। और दूसरा ये है कि रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, इसमें क्या होता है कि वायबिलिटी जो है इनकी, जो सीड को जर्मिनेशन की क्षमता, उनसे नया पौधे बनने की क्षमता जो है वो ड्रॉप्स ड्रास्टिकली, मतलब एकदम से कम हो जाती है। अगर उसको 12% से 30%, 12 से 30 एक रेंज दिया है, कुछ में 12 होगा, कुछ में 15 होगा, कुछ में 20 होगा, 30 होगा। इससे नीचे अगर हम मॉइस्चर को ले आते हैं तो इसमें फिर वायबिलिटी इनकी ख़त्म होने लगती है, यानी कि इसमें फिर से नया पौधा बनने की जो क्षमता है, जनरेशन, वो सब इनका लॉस हो जाता है। तो इनको इन सिटू में ही हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको
ज़्यादा मॉइस्चर में रखेंगे तो स्टोरेज में हम रख नहीं सकते ज़्यादा दिन, उसमें इंसेक्ट वगैरह लगने का डर या उनको नष्ट होने का डर रहता है। तो इनको इन सिटू में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सिटू मतलब नेचुरल तरीके से उनको रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल साइट्रस, कॉफ़ी, मैंगो, जैक फ्रूट, ये सब जो है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हैं जिसमें कि ख़त्म होने लगता है। सीड बैंक कलेक्शंस जो है, ये जो सीड बैंक का हम कलेक्शन करते हैं, सीड बैंक ये मेनली 3 टाइप का होता है सीड बैंक का कलेक्शन। एक है आपका बेस कलेक्शन, दूसरा एक्टिव कलेक्शन, तीसरा वर्किंग कलेक्शन। तो ये तीनों वर्किंग कलेक्शन, बेस कलेक्शन और एक्टिव कलेक्शन क्या है, इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। तो बेस कलेक्शन जो होता है जिसमें कि -20 डिग्री पे इसको रखा जाता है। तो बेस कलेक्शन नॉर्मली वो सीड का कलेक्शन होता है जिसको -20 डिग्री पर रखा जाता है और 5% मॉइस्चर कंटेंट पर रखा जाता है। और इसका जो है जर्मिनेशन टेस्ट एक बार 5 से 10 साल में एक बार उसको निकाल के फिर से उसका जर्मिनेशन वगैरह सही है कि नहीं वो टेस्ट कर लिया जाता है। और इस तरीके से सीड को हम काफ़ी समय तक रख सकते हैं, 20-30 साल, 50 साल, कभी कभी 60 साल, कुछ में तो ऐसा भी रिपोर्टेड है कि 100 ईयर्स तक भी रख सकते हैं। तो ये जो बेस कलेक्शन मतलब ये कलेक्शन वैसा कलेक्शन है जिसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है एकदम, और उसको बीच बीच में हम निकाल के एक बार 5-10 साल में उसका 5 से 10 साल के बीच में एक बार निकाल के उनको टेस्ट कर लेते हैं कि जर्मिनेशन वगैरह सही है कि नहीं। अगर देखने हैं कि जर्मिनेशन घट रहा है यानी कि कम जर्मिनेशन हो रहा है तो उसको फिर से उगा करके फिर से बीजों को फिर से वापस उनको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये लंबे समय के लिए स्टोर किए जाने वाले सीड हैं जो कि बेस कलेक्शन हम बोलते हैं। एक्टिव कलेक्शन जिसको कि 15 डिग्री से नीचे स्टोर करते हैं और 5% मॉइस्चर पे स्टोर करते हैं। ऐसे इसको जो है ये मध्यम समय के लिए किया जाने वाला है, ये करीब 10-15 साल रह सकता है। और तीसरा जो है वो है वर्किंग कलेक्शन जिसका कि काम में रेगुलर काम में लाया जाने वाला कलेक्शन है। मतलब ये जो सीड्स जो इसमें रखे हुए हैं उनको हम रेगुलरली काम में लेते रहते हैं और इसको 3 से 5 साल तक रख सकते हैं। और क्योंकि इसको 15 डिग्री से नीचे रखा जाता है और 10% मॉइस्चर पर रखा जाता है, ये एक्टिव यूज़ में लिए जाने वाले कलेक्शन है। तो सीड बैंक में जो हम कलेक्शन करते हैं जो रिकैल्सिट्रेट सीड्स और ये सीड्स ऑर्थोडॉक्स सीड, उसको 3 तरीके का कलेक्शन बनाया जाता है। एक है बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन। दूसरा जो हमारा आता है सीड बैंक के बाद वो आता है फील्ड जीन बैंक। तो फील्ड जीन बैंक जैसा फील्ड वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो इट इज़ नथिंग बट जो है क्रॉप को जो है फील्ड में ग्रो कर करके मेंटेन किया जाता है। तो नथिंग बट एन ऑर्चर्ड और फील्ड वेयर फ्रूट एंड अदर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स आर मेंटेन्ड, जहाँ पे फ्रूट्स को जिनको कि हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं या दूसरी फसलें जिनको कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जा सकता है उसको बार बार उगा करके वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए वेजिटेटिव वर्ड यूज़ किया है क्योंकि अगर क्रॉसिंग वगैरह होगा तो फिर उसमें जेनेटिक चेंज आ जाएगा, नई जीन्स आ जाएंगे, हमको उसी फॉर्म में उसको रखना है। तो इसलिए फ्रूट्स को जो हम कटिंग वगैरह करके, या फ्रूट ट्रीज ऐसे भी लंबे समय तक जीवित रहती है, या जिसमें उसमें कटिंग ग्राफ्टिंग वगैरह करके हम उसको नया जो बनाते हैं वो भी आइडेंटिकल बनाते हैं पेरेंट के जैसा। और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड हुआ जो कि अगर कोई एनुअल है तो उसको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर करके हम उसको उगाते रहते हैं। तो ये एक ऑर्चर्ड हुआ या जो भी इस तरह का जगह हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ऐसे लंबे समय से ग्रो कर रहे हैं, तो वो फील्ड में उसको ग्रो करके मेंटेन किया जाता है, तो इसलिए उसको फील्ड जीन बैंक बोला गया है। तीसरा जो है वो है शूट टिप जीन बैंक। शूट टिप मतलब जो पौधा ग्रो हो रहा है उसका बिल्कुल अग्रभाग जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मतलब ऐसा टिश्यू ऐसा उत्तक जो कि रेगुलर उसमें ग्रोथ हो रहा है, फास्ट ग्रो हो रहा है, वैसे पोर्शन को उसको अग्रभाग को उसको कंजर्व किया जाता है स्लो ग्रोथ कल्चर में। मतलब उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में उसको टेस्ट ट्यूब वगैरह में ग्रो कर करके रखा जाता है और उसको स्लो ग्रोथ में, मतलब कंडीशन उसको ऐसा दिया जाता है कि ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं हो, धीरे 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 वो डिवीजन उसमें होता रहता है, ग्रो करता रहता है। तो शूट टिप को नॉर्मली रखा जाता है, इसलिए शूट टिप जीन बैंक बोला गया है। जो चौथा है वो है सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक। तो सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक इसको जो है -196 डिग्री पे रखा जाता है, जिसको कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे इसको रखा जाता है
तो सेल को या ऑर्गन को, कोई पर्टिकुलर हिस्से को रखा जाता है इस तरीके के वातावरण में। तो लास्ट जो है वो है डीएनए बैंक। ये क्या है कि डीएनए का हिस्सा, डीएनए ना सीड को ना रख के, मतलब जिसके अंदर जीन है, क्रोमोसोम है, उसको ना रख के डीएनए के उस हिस्से को ही रखते हैं जो कि एक जीन के लिए जीन के जैसा बिहेव कर रहा है। तो डीएनए के एक टुकड़े को हम रखते हैं मेंटेन्ड एज कॉस्मिड क्लोन्स फास्ट लाइसेट्स। ये एक्चुअली ये जो कॉस्मिड क्लोन या फास्ट लाइसेट ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा मेन डीएनए के अलावा एक छोटा सा डीएनए होता है, कई बार उसके अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। या कभी कभी बैक्टीरियोफाज में, फाज मतलब जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस हैं उनको हम फाज बोलते हैं या बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो उसके डीएनए में उसको ऐड कर दिया जाता है और वो उसको उसको कल्चर में, मतलब आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में उसको मेंटेन किया जाता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल डिवाइड होता है या वायरस नया अपना डिवाइड होता रहता है, तो उसके साथ साथ वो डीएनए भी कंटिन्यू होता रहता है। तो डीएनए के एक सेगमेंट को रखा जाता है। तो ये मेनली 5 तरह के तरीके के हैं जिसमें कि हम एक्स सिटू में कंजर्व करते हैं, मतलब कि जब आर्टिफिशियल तरीके से जब हम जीन को कंजर्व करते हैं या वेरिएशन को कंजर्व करते हैं, तो ये 5 तरीका है: सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, शूट टिप बैंक, सेल एंड ऑर्गन बैंक और डीएनए बैंक। कोर कलेक्शन एक वर्ड जो है ये सुनने को मिलता है, ये बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेशंस दैट रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप एंड इट्स रिलेटिव। मतलब कोई भी फसल का, क्रॉप का और उसकी जंगली प्रजातियों में जो भी जीन मौजूद हैं, वो सारे जीन को, उस सारे वेरिएशन को कितने मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स से लेके हम मेंटेन कर रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल, एक्सेशन मीन्स नंबर्स है, जैसे मैं 1000 रखा हूँ, 1500, 1200, 1500 सीड टाइप का सीड रखा हूँ, 1400 सीड रखा हूँ, 1000 किस्म के सीड को रखा हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स कितना, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल में सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसमें आ जाए, तो उसको हम उसका कोर कलेक्शन बोलते हैं। NBPGR एक संस्था है भारतवर्ष में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल, इसको आप गूगल में डालेंगे तो आपको फुल फॉर्म वगैरह सब दिखेगा। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1976 में बना है, ये नई दिल्ली में है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये नई दिल्ली में है। तो ये जो है अग्रणी संस्था है देश में, हमारे देश में ये संस्था है जो कि ये जर्म प्लाज्म से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो है ये करती है। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या जर्म प्लाज्म या जीन पूल से संबंधित सारी एक्टिविटियाँ ये करती है। मतलब ये क्या करती है, ये देश में अलग अलग फसलों के जितनी भी किस्में हैं, जितने भी उसमें जीन्स हैं, अलग अलग किस्में हैं, मतलब उसके अलग अलग किस्मों का, उनके बीज का ये कलेक्शन करके रखी है। कुछ जो है वो इस फॉर्म में, शूट बैंक के फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, कुछ सीड के फॉर्म में। तो लगभग सारी देश में जितनी भी किस्म प्रजातियां मिलती हैं उनका सबका कलेक्शन यहाँ पर है। एक तो ये काम करती है, दूसरा ये नई और कोई किस्म का पता चल रहा है या और कोई वेरिएशंस का पता चल रहा है, उनका कलेक्शन करना, उनको लाके अपने वहाँ पे रखना, उसको इवैल्यूएशन करना, उसको ग्रो करके देखना, उसमें जो गुण हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सारी एक्टिविटीज़ ये करती हैं। कोई मटेरियल अगर बाहर से देश में लाना है, जैसे कोई मान लीजिए रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, मेज के ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो हम मेज का जैसे सेंटर ऑफ ओरिजिन देखें या व्हीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन अमेरिकन कंट्रीज़ में है, मेक्सिको में है, तो वहाँ से अगर कोई वहाँ से कोई अलग किस्म का वहाँ पे है, उसको देश में लाना है तो इसके थ्रू लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आजकल हम नहीं ला सकते, कहीं से भी कोई भी बीज बाहर से डायरेक्टली ऐसा नहीं ला सकते, क्योंकि पुराने में समय में देखा गया इस तरीके से बहुत सारा बीज लाने में उसके साथ में कई बीमारियां आ गई, उसके साथ में कई वीड्स आ गए, खरपतवार आ गए, जो कि आज हमारे देश में एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसा गाजर घास आप देखते हो कि एक मेजर प्रॉब्लम है जो बाहर से आ गया है।
तो ये बाहर से अंदर लाना या अंदर से बाहर भेजना, उसके लिए परमिशन वगैरह, उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो सब NBPGR करती है, और साथ में ये जर्म प्लाज्म को या जेनेटिक रिसोर्स को देश में मेंटेन करती है। तो ये जो देश की संस्था है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल संस्था है वो है IBPGR, जो कि इंटरनेशनल संस्था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि नई दिल्ली में है, जो कि जर्म प्लाज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है। तो ये था आपका जर्म प्लाज्म के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में।